औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हसन औज द वायर पाकिस्तान के साथ आपके सामने हाजिर है। आज एक संजीदा मौजू पे बात करनी है और वो ये है कि लेटेस्ट अपडेट जो हुई है, जो कैमल हमारा एक पाकिस्तान में सांगड़ में वाक़या जो उसके साथ पेश आया, एक जो है उस पर जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई, उसकी एक टांग काट दी गई और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो बहुत तमाशा बना है, बहुत शोर शराबा हुआ है, लोगों ने बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया। जब क्रिटिसाइज किया तो उस बात का जब चर्चा हुआ तो उसके बाद हुकूमत भी जागी, एनजीओज भी जागी और उस पर एक्शन लिया गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। उसमें द वायर पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। इस सिलसिले में आज हम बात करने के लिए हमारे साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर द वायर पाकिस्तान को सिटी कॉरेस्पॉन्डेंट आदिल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर, ये जो आज वाक़या, कल से जो वाक़या आपको पता है सोशल मीडिया पे चला आ रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी कूदी हुई हैं, सांगड़ का एरिया है, शाज़िया मरी साहिबा का हल्का है, नून लीग भी कूदी हुई है, उधर माजी में कोई और सियासी जमात जीती रही है, पीटीआई जो है वो भी कूदी हुई है। आप इस वाक़ये को एनालाइज करें ज़रा कि वाक़या हुआ क्या था एग्जैक्टली? अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने संजीदा मौजू पे जो है वो डिस्कशन को इनकरेज किया। ये एक ऐसा वाक़या जिस पे वाकई बात करना बनता भी है और इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत सोज वाक़या। मेरा नहीं ख्याल कि मुझ समेत या किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी ज़ी रूह या कोई भी बाशऊर इंसान इसकी कोई हिमायत करेगा या ऐसी कहीं से भी ऐसी कोई लॉजिक पेश करेगा कि ये वाक़या सही है। बिलाशुबा बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और नो डाउट इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। वाक़ये की जो असल जो मामला है उस पे ज़रा थोड़ी-सी रोशनी डालूँगा ताकि वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ। सुनने में ये आया, जो कि सोर्सेज़ हैं, जो खबरें, चूँकि मामला सबसे पहले देखिए आज का दौर जो है वो इतना बड़ा एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अब वो दौर नहीं रहा कि आपको खबर लगवाने के लिए किसी अखबार का वेट करना पड़ेगा, किसी एडिटर के दफ्तर के बाहर वेट करना पड़ेगा। वो वाक़या तो बहुत सारे होते रहे ना, इंसानियत सोज़ वाक़या तो बहुत हुए भी है कि जितना शऊर अवाम में एक जानवर को लेके आया है। अगर इसी तरह से अगर मैं माई जिंदू का किस्सा याद करूँ जिनके साथ बेटे जो वाक़या हुआ, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें, मीडिया का जो फ़र्क है वो बहुत मैटर करता है। वाक़या रिपोर्ट हुआ, कहा जा रहा है कि एक खेत है, अब नाम ज़ाहिर हम नहीं ले सकते, किसी के खेत में किसी का ऊँट चला गया। ज़ुल्म की इंतहा के ज़ालिम ने ऊँटनी की टाँग काट दी। टाँग काटने के बाद उस जो ऊँटनी का जो मालिक था उसने एहतजाज किया। जब वो बरसर एहतजाज हुआ, उसने प्रेस क्लब का रुख किया, उसने धरना दिया, उसने लोग जमा किए, शोर मचा। जब शोर मचा तो सोशल मीडिया के थ्रू ये आवाज़ बहुत एक मौसर आवाज़ बन के ऐवानों तक पहुँचने लगी। जब आवाज़ ऐवानों तक पहुँचने लगी तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत भी है और फिर पॉइंट स्कोरिंग भी है। वाक़या बेसिकली सांगड़ का है। सांगड़ जो है वो हल्का लगता है, शाज़िया आता मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली है। फॉर्मली प्रीवियसली इस हल्के से पीर पगारा साहब की जमात फंक्शनल लीग जो है वो भी वहाँ पे अपना एक बड़ा सियासी मैंडेट रखती रही है और माजी में वो वहाँ से वो नशिस्त जीतते भी रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पिछले 2 अदवार में 2 इलेक्शंस में उनको शिकस्त का सामना हुआ है। तो वहाँ पे बहुत से वाक़यात इस तरह से भी होते हैं कि मुखालिफिन एक दूसरे के हल्के में ऐसी कार्रवाइयाँ भी करवा देते हैं जो कि इंसानियत सोज़ हों, आइन सोज़ हों और वो जिसके ऊपर समाजी हलकों में और क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जो एनजीओज़ होती हैं हमारी, इंसानी हकूक़ की जो काम के इदारे, वहाँ पे ऐसा ना कोई वाक़या कराया जाता है कि दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी की जा सके, कहीं न कहीं से कोई पॉइंट स्कोर की जा सके। अफ़सोस की बात ये है कि एक बेज़ुबान पे ज़ुल्म हुआ, टाँग काटी गई। इसके बावजूद कि आपने उसको देखा कि उसको रेस्क्यू किए जाने के लिए अमल शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में चूँकि मुसीबत ये है कि हर चीज़ में पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासत शुरू हो गई। सियासत में फिर आप कोई भी किसी भी सियासी जमात का नाम ले लें, किसी भी सियासी रहनुमा का नाम ले लें, उन्होंने अपनी तरफ से अपने एजेंडे को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश किया। अफ़सोस मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एट टाइम्स में इस मामले की मैं हिमायत नहीं करता। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ क्योंकि मैं उनमें शामिल हूँ जिन्होंने एहतजाज किया। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि शायद ऊँटनी की टाँग इंसानी जानों से ज़्यादा मैटर करती है। सूबा सिंध के इलाके सांगड़ में हुए वाक़ये की, ऊँटनी वाले वाक़ये की इतनी अचानक से हाइप क्रिएट कर दी गई कि शायद वो जो सानिया साहिवाल हुआ, अक़लियतों के मामलात हैं, जो दीगर सूबों में मामलात हो रहे हैं, जो इंसानी जानों का ज़ाया हो रहा है, या जो कल रात दोबारा एक सिंध में ही एक सहाफ़ी पे दोबारा हमला हुआ, एक जर्नलिस्ट पे दोबारा जानलेवा हमला हुआ, पिछले दिनों सहाफ़ियों के कत्ल हुए। तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि एक जब बेज़ुबान जानवर की जान जो है वो इंसानी जानों से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है और इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या। सबसे पहले ये हुआ कि उसपे पीपल्स पार्टी की तरफ से ही वज़ीर आला सिंध की जानिब से उसपे एक्शन लिया गया, इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ। और सर मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले तो बताएं कि एफआईआर कटी है तो किसके खिलाफ कटी है? क्या उस वडेरे जिसका खेत था उसके खिलाफ भी कटी है? और एफआईआर क्या वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे कटी है या उससे पहले ही कट गई थी? नहीं, जैसे ही ये शोर क्रिएट हुआ, शोर बर्पा हुआ, तो एफआईआर तो डेफिनेटली जब चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में मामला आया तो मकामी जो वहाँ पे सतह पर जो काम हो रहा था वो तो सियासत या जो भी सियासतदान थे, जो भी वहाँ पे
इंतजामिया थी वो अपना काम कर रही थी, लेकिन अगर वो किसी नेग्लिजेंस से काम ले रही थी तो उसको फिर जब बूस्ट तब आता है जब ऊपर से कोई डंडा आता है ना। आप जानते हैं कि ये मुआशरा ऐसे नहीं चलता। जब उसका नोटिस लिया गया, जब शोर मचा तो उसका नोटिस लिया गया। नोटिस लेने का मतलब है कि बड़े साहब ने ले लिया, वजीर आला साहब ने। सूबे का बड़ा साहब वजीर आला चीफ मिनिस्टर होता है। जब उन्होंने इसका नोटिस लिया तो उस पर फिर कार्रवाई में तेजी आई। कार्रवाई में तेजी आई तो इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर जाके मुराद अली शाह साहब ने काटी होगी, वो तो डेफिनेटली वहाँ का जो एसएचओ होगा उसी ने काटी, लेकिन हुक्म चूंकि वो ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब हुक्म उनके आने के बाद ही कटी है एफआईआर हुई। फिर एफआईआर में 5 नाम हैं लोगों के जो गिरफ्तार भी हैं, और कहा जा रहा है कि एक साहब है उनका खेत है और एक फर्दर साहब है जिनको खेत ठेके पे दिया हुआ है। अब 5 नामालूम जो लोग हैं, नाम उनके पास मौजूद है। जिसका खेत है उसकी मर्जी से ये वाकया दरपेश हुआ, या फिर जिसको ठेके पे दिया है उसने कहा कि इसकी टांग काट दो? लेकिन इस वक्त तो देखें वहां पे भी ना डिफरेंट किस्म का बयान है, तजाद है। कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता। वाकया होने के बाद कोई भी उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार। जमीन का मालिक कह रहा है कि मैंने जमीन ठेके पे दी हुई है, जमीन जिसने ठेके पे ली हुई वो कह रहा होगा मेरे मज़ारे ने ये काम कर दिया, मज़ारा कहेगा मेरा फला फला है, इब्ने फला फला फला। तो सबके अपने अपने जो है वो स्टांसेस होंगे, बयानात होंगे, ताकि वो ले ऑफ हो और बर्डन हम पर ना आए। लेकिन एफआईआर हो चुकी है, बावजूद इसके कि फरीकैन में सुलहनामा हो चुका था, राजीनामा हो चुका था, बट फिर भी सरकार की मुद्दत में सिंध गवर्नमेंट ने इस पे एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रिशिएट करना, उनका न करना उनके साथ ज्यादती होगी। इधर आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और यकीनन करना चाहिए कि बहुत स्विफ्ट एक्शन हुआ है। कल जो सहाफी पे हमला हुआ उसके बारे में भी सिंध हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है? डेफिनेटली वो एक अलग डिबेट है, उस पे अभी इस वक्त चूंकि हम नहीं, वो यकीनन हम नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जब हम क्रेडिट दे रहे हैं इधर, तो हमें इधर भी पूछना चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पे भी इंतजामिया जो है वो अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है अपना। गुड। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये शाजिया मरीज हल्के से जीती हैं और माजी में ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास रहा है, तो ये साजिश भी हो सकती है कि इसको इतना हाईलाइट किया जाए, इस वाकये को? बिल्कुल हो सकता है। देखें चूंकि सियासत से और सहाफत से हमारा बड़ा गहरा वास्ता रहा है, काफी टाइम गुजर चुका, बचपन से हम ये एक्टिविटीज देखते आ रहे हैं। तो सियासत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए जहां पे भी हमने ये देखा है कि जिस जगह पे जितना ज्यादा शोर मचता है, वो लेट से कि एक जमाने में अगर कराची की बात करें, कराची में अगर किसी का कोई कत्ल हुआ, कत्ल के बाद अगर सबसे पहला मजम्मती बयान अगर एमक्यूएम ने जारी कर दिया बिलफर्ज, तो लोग ये समझते थे कि यार ये एमक्यूएम ने करवाया, क्योंकि मजम्मती बयान सबसे पहले वहां से आया। तो देखें, एक होता है कि जब आप वाकया हुआ, वाकया होने के बाद एक उसका अक्यूज होता है, एक उसका बेनिफिशरी होता है। बेनिफिशरी देखें आप, अगर के बेनिफिशरी इसके कोई दूसरी दीगर सियासी जमातें हैं जो कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं, और वो लोग जो कि पहले कुछ किसी और जमात में थे अब किसी और जमात में हैं, तो पहले की वफादारियों को वो पसे पुश डाल के नई वफादारियों को बूस्ट अप कर रहे हैं, वहां से अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर साजिश भी हो सकती है, ये एक इंटेंशनल वाकया भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा कोई तजाद नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि द वायर पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो किरदार अदा किया, कि उसके लिए कैंपेन चलाई और उसको इतना ज्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया में हाईलाइट किया। द वायर पाकिस्तान एक मीडिया ग्रुप है, मीडिया एजेंसी है। इट हैज नथिंग टू डू विद द एनजीओ। ये एनजीओ नहीं है, ना ये कोई सरकार है, ना कोई ये इसकी हुकूमत है। उसके बावजूद भी उन्होंने वॉलंटरली जो इमदाद का ऐलान किया कि भाई हम इसका इलाज कराएंगे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि जहाँ पे भी कोई भी वाकया हो, कुछ भी हो, कोई भी पॉलिसी, चाहे वो इंसानों के हवाले से हो, चाहे जानवरों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर की ना, तो वो सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। हुकूमत वक्त को ये चाहिए होता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो सिस्टम है, वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें ना तो सिर्फ ह्यूमन सेफ्टी, बल्कि एनिमल सेफ्टी हो गया, जो भी बाकी मामलात हैं, अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको उन सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। तो एनजीओ समेत, या डिजिटल मीडिया, या प्रिंट मीडिया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या सोशल मीडिया समेत जिसने जो भी किरदार अदा किया, तो उन सब की जो तोपों का रुख था बेसिकली अल्टीमेटली हुकूमत वक्त ही था। क्योंकि अगर कोई एक्शन ले सकता है तो वो हुकूमत वक्त ले सकती है। इसके अलावा तो हम सब जो है वो सिर्फ सरापा एहतजाज ही थे, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो जो भी हो। सबसे पहले ये देखें कि द वायर की जो इंटेंशंस हैं वो ऑब्वियसली अनबायस्ड हैं। द वायर ने अपना एक पॉजिटिव रोल इस पर प्ले किया। उन्होंने हुकूमत वक्त को जगाने की कोशिश की कि आप इस पर एक्शन लें, एंड वॉलंटरली उन्होंने कोशिश की कि कुछ एनजीओज का मिलकर वो उन्होंने इक्विपमेंट जो है वो उनको एक मसनूई टांग जो होती है वो फराम करने की कोशिश की। बट चूंकि उस पर ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले चुकी है, और एक कराची में एक इदारा है पाकिस्तान में मौजूद है जो कि जहाँ चीज़ें मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको अच्छे नोट पे, अच्छे अंदाज में उन्होंने उनको कहा है कि फिलहाल हमें आपकी शायद ताउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। बट मैं समझता हूँ कि द वायर ने जो अपना काम किया बहुत पॉजिटिवली किया है, और हुकूमत वक्त के साथ उन्होंने अपना नॉन बीइंग ए गवर्नमेंट पार्टी, नॉट बीइंग ए एनजीओ, ना तो वो एनजीओ है ना वो गवर्नमेंट में है, बट उन्होंने अपनी सपोर्ट उनको एक्सटेंड की कि हम आपको मदद फराहम करना चाहते हैं अगर इफ यू नीड अस। बट हुकूमत या जो भी एनजीओ है कंसर्न जिसका नाम आ रहा है, जिन्होंने इस कम्युनिकेशन को ये कह के कहा है कि हमें अभी आपकी मदद ताउन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अपना काम जो है वो कर चुके हैं,
اور ان کو ابھی اس وقت ایسی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو این جی او ہیں سی ٹی ایس بی این جی وہ کر رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے, ان کو بہت فنڈس بھی آتے ہیں. اگر آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو لکھا ہوگا فنڈ فار اس. The wire doesn't take any fund from anyone. Still they were actually trying to help the animal. اس جانور کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے باوجود ان کو اگر ریڈیکیول کیا جائے اور ریڈیکیول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, تو how will you react to it? دیکھیں دا وائر کو ریڈیکیول کرنا میرا خیال بنتا نہیں ہے. دا وائر نے اپنی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ کسی این جی او یا کسی بھی فرد کو یا کسی بھی شخصیت کو اگر اپروچ کیا ہے تو انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ہیومینٹی, انسانی حقوق یا جانوروں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ایک اپنا اچھا جیسر دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ اس کام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پازیٹیولی اپنا ایک میسج دیا کہ ہم ہیں, اگر اف یو نیڈ اس, اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے, واقعہ اس کو پرسوں رات مطلب یہ چیزیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کافی اس کا رجحان بہت شدید قسم کی اس پہ سنگین چل رہی تھی, تحریک چل رہی تھی, اس میں سیاست بھی انوالو تھی, اس میں انتظامیہ بھی انوالو تھی, اور معاملہ بہت بڑا ہو چکا تھا. چونکہ میں بتا رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اونٹنی کی ٹانگ انسانی جانوں سے بہت زیادہ اوپر سطح پہ ہمیں فیل ہو رہی تھی کہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے بہت کم نقصان ہے بنسبت اس اونٹنی کی ٹانگ کے بارے میں. تو اس پہ ایکشن لیا جا چکا تھا. اس پہ کریڈٹ اگین سندھ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی ہے. تو اس میں بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے نالج میں بھی یہ باتیں آئیں, ان تک بھی چیزیں گئیں. دین اگین کچھ منسٹرس میں انوالو تھے, پھر ان کی جو لیڈیز ونگ کی جو رہنما ہے وہ اپیرنٹلی وہ ہیومن کچھ این جی اوز کی معاملات کو وہ لک آفٹر کرتی ہے, فیض طاقور صاحبہ. تو ان کی آپ کی نالج میں ہوگی کہ وہ کچھ این جی اوز کو بھی لک آفٹر کرتی ہے, اور ان کے بڑے ڈیپ ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, کولیبریشنز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ اپنے جو اراکین سندھ اسمبلی, کچھ لوگ رات 2 بجے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہیں فیمیل کیمل ہیں ان کو کراچی میں ریسیو کیا اور ان کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کیا. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ جس کو کریڈٹ دینا بنتا ہے وہ دینا چاہیے. بٹ اگین سندھ گورنمنٹ نے جہاں تک اچھا کام کے ساتھ ساتھ دا وائر نے بھی اپنا کام بالکل بہت اچھے طریقے سے کیا. تو جو یہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ دا وائر جو ہے جو انہوں نے یہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی یا اقدام اٹھانے کا اعلان کیا کہ ہم ان کو باہر سے وہ لم منگوا کے اور وہ کریں گے, اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو پازیٹیولی لیا, لیکن حکومت نے پھر اس کو ٹیک کر کے اور این جی اوز نے کر کے اس کو, تو اس پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ایک دا وائر والوں نے ایک یہ جھوٹ بولا تھا, ایک ڈرامہ کیا تھا. آپ کا اس پہ کیا ہوگی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی دا وائر نے ایسی کوئی آفر کی ہو. جہاں تک میرے علم میں ہے, دا وائر نے ایک ادارہ ہے سی ڈی ایس, ان کی کسی شخصیت سے بات چیت کی اور اس ادارے کے کسی ترجمان نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ جی ہاں بات چیت ہوئی ہے, بٹ ابھی ہم ایسے کسی کولیبریشن میں نہیں جا رہے. فار ناؤ ہم ایسے کسی کوئی کولیبریٹو ایفرٹس میں نہیں جا رہا ہے, کیونکہ ان کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم انڈیا سے سپورٹ کریں گے یا کسی پڑوسی ملک کی مدد فراہم کریں گے آپ کو, چونکہ پاکستان میں اتنے وسائل تو ہیں, اور گورنمنٹ جب ایکشن لے لیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو گورنمنٹ نہ کر سکے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے اور میڈیا گروپس کی اتنی پاور ہے کہ لوگ جو ہیں اور حکومت وقت جو ہیں اور این جی اوز جو ہیں اس پہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں؟ کیونکہ حکومت ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کے اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے, تو این جی اوز یا تو کم ہیں یا پراپرلی کام نہیں کر رہی ہیں, جتنا کرتی ہیں اس سے زیادہ دکھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال نا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب تھوڑا سا ڈیٹیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. دیکھیں, ادارے کچھ نہیں ہوتے, اداروں میں کام کرنے والے لوگ سب کچھ ہوتے ہیں. جب ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں تو ایک ادارے میں ملٹیپل افراد ہو سکتے ہیں, ملٹیپل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو کسی بھی ادارے کو تو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے رہے, یا کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو, کسی این جی او کو, کسی میڈیا چینل, کسی اخبار کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار کہ تم تہذیب و تمیز کے دائرے میں نہیں آتے, یا تم جو ہے وہ 100% خراب ہے, تم 100% مثبت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. افراد ہر جگہ ایسے ہو سکتے ہیں. این جی اوز کے حوالے سے سر دیکھیں, این جی اوز جو ہیں اسی وقت بنتی ہیں جب حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, جب بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بنتی ہیں اور پھر وہ پبلک سے فنڈس لیتی ہیں یا فورن ڈونیشنز لیتی ہیں یا تارکین جو وطن ہوتے ہیں ان سے پیسے منگواتی ہیں. تو آپ کو آف کورس ہمارے ملک میں اتنی بڑی آبادی کو حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی ہے, وسائل کی بہت کمی ہے, قلت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ این جی اوز اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے؟ میں سوال کو اس طرح ریفریز کر رہا ہوں. اور جو کر رہی ہیں, کیا وہ لگ رہا ہے کہ جو ڈونیشن آ رہا ہے اس کو صحیح طرح لگا رہی ہیں, یا دکھاوا زیادہ ہے, کام کم ہے؟ اگر آپ مجھ سے براہ راست بہت اسٹریٹ جواب اگر ایکسپیکٹ کریں نا, تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہر بندہ اپنی اپنی ایفیلیشن کے ساتھ کام کرتا ہے, چاہے وہ کوئی میڈیا ہاؤس ہو, چاہے وہ این جی او ہو, چاہے وہ کوئی بھی جس کے ساتھ انٹرسٹ وابستہ ہے. لیٹس سے کہ ملٹیپل این جی اوز ہیں, وہ کسی گورنمنٹ کو پسند کرتی ہیں, کسی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ کسی کے وقت میں ان کو فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, ان کے اپوننٹ کی حکومت کے دوران ان کے اپوننٹ گروپ کو فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, تو جس کے جہاں پہ انٹرسٹ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک فیئر کام ہو رہا ہے. ٹو بی آنسٹ, این جی اوز کو جو فنڈنگ ہوتی ہے ان میں 50% بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ؟
बहुत तल्ख हो जाएगी बात, बट मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये जो फॉर एग्जांपल इफ मैंने एनजीओ स्टार्ट की है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और लोगों का लाइफस्टाइल जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो उतना ज्यादा फर्क ना डाल पाऊँ, तो हाउ डू यू सजेस्ट दैट कि भाई ये जो है एनजीओ जो है जस्टिफाइड है या नहीं है, उसकी कोई ऑडिट, इस तरह की ऑडिट हो सकती है? देखिए, हमारे हमारे मुल्क में तो मुल्क की मिसाल तो बाद में आती है। आप एक काम करें ना, तो आप चले जाएँ तारीख़ इस्लाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी कोई बात नहीं होती। उनके पास दोनों जहान का अख्तियार था, उनके पास बड़े कारोबारी सहाबी भी मौजूद थे, जो कि उनके ऊपर सब कुछ वारने को तैयार थे। बट वो उनके लिए उन्होंने अगर वो चाहते अपनी ज़ात के लिए, तो मेरा ख़्याल है वो अपने जो उनके सहाबा थे, उनसे क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। बट उन्होंने ऐसा कोई वाक़या आपको, मेरा नहीं ख़्याल, को याद होगा कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में, हयात में किसी भी शख्स से, किसी बावसाइल या किसी भी अमीर शख्स से अपने लिए कोई मदद या कोई ताउन हासिल किया। उन्होंने जब भी लिया तो अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए लिया, उनसे मदद ली और किसी न किसी के भले के लिए उस मदद को यूटिलाइज़ किया, चाहे वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो भी हो, ठीक है। सेम गोज़ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ईदी साहब, उनके पास क्या कुछ नहीं था। मुझे याद है कि जब वो मैंने कई बार देखा ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ का, वो तारिक रोड पे बैठ जाते थे, वो अपना रुमाल बिछा के, और फिर वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हम भी वहीं खड़े हो जाते थे। हम देखते थे कि ईदी साहब को लोग किस तरह चलाते। तो ईदी साहब ने इतना कुछ किया, इतनी चैरिटी इकट्ठी की, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए। उसके बाद उनका जो रहन-सहन था, कहीं से आपको ये फ़ील नहीं होगा कि ईदी साहब ने 1 रुपया, 1 पैसा अपनी अपने ज़ात पे ऊपर ज़ात खर्च किया। किया। अगर अनफॉर्चुनेटली अब देखें, एनजीओज़ कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल की तरफ जाएँ, किसी बाज़ार, अब अगर आप इसको सिंपल यूँ कहें कि आपकी एनजीओ है, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि तुम जितने फंड्स लेके आओगे, उसमें 60-40 करेंगे। अब 40% मैंने आपको देना है, 60% मैंने रखना है, क्योंकि मेरे पास मेरा स्टाफ भी तो है। अब मैं अगर आपकी एक आउटसोर्स एजेंसी हूँ, आपके लिए फंड कलेक्शन मैं कर रहा हूँ, आप एक एनजीओ का टैग लेके बैठे हो, चूँकि लाइसेंस आपके पास है। फंड्स मैं गैदर कर रहा हूँ, 60% मेरे पास है। अब 60% में से मैंने क्या करना है, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकालने हैं, फिर मैंने अपने अखराजात निकाल, फिर अपना प्रॉफिट निकालना है। चूँकि मैं, मेरे लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर कमर्शियल है। जस्ट जस्ट मेरे को कम कबल करना है। अब आपकी एनजीओ है, तो अब आपको 40% मिलेगा, तो उसमें से फिर आपके भी तो अखराजात होंगे ना। आपके पास ज़ैली मुलाज़मीन भी होंगे, आपके ऑफ़िसेज़ भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी। तो फिर आप जब वो सारे एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हैं, तो आपके पास बाँटने के लिए बचता क्या है? तो जो आपका सवाल था, टू एड्रेस दैट वेरी सर राइट। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एनजीओ बनाने का हक सबको मिलना चाहिए या सिर्फ उसको मिलना चाहिए जो जो अपनी जात की नफी करते हुए ये काम करना चाहे? मेरा ख्याल है कि एनजीओ बनाने की इजाज़त देते वक़्त सबसे पहले इंसान की क्रेडिबिलिटी देखी जाए, उसकी साख देखी जाए, उसकी साख इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, उसकी जो फाइनेंशियल पोज़ीशन है वो ना सर देखी जाए। सॉरी, कटिंग यू है, आई कैन कोट वन एग्जांपल, जफर अब्बास, जैसे फॉर एग्जांपल ईदी साहब की आपने एग्जांपल दी। ईदी साहब इज सच एन आइडियल फॉर एवरी वन ऑफ अस, ईच एवरी पाकिस्तानी। जफर अब्बास अभी करंट में वही, उसी बाइक पे, वही टी शर्ट, वही घर, वही जीन्स, इतना कुछ होने के बाद भी वो उसका वही लिया है, वही रहन सहन है, कोई चेंजेस नहीं आई है, उसके बच्चे कोई केजीएस में नहीं पढ़ रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह की क्रेडिबिलिटी वाला बंदा जो कि सामने आपको नजर आए, उसका रहन सहन आपके आवाम में, आपके इलाके में ही रह रहा है, वही रोड पे बैठ रहा है, वही चाय पी रहा है, वो चीजें क्या हमारे वाकई एनजीओ में नजर आती हैं या ऐसा होना चाहिए क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए? देखिए, आप स्पेसिफिक एक एनजीओ के बारे में सवाल कर रहे हैं, ये ठीक है, बात आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जेडीसी के हवाले से, या जिनका आपने नाम लिया, उनके हवाले से एक दूसरा मौक़िफ़ भी तो पाया जाता है ना, वो ये है कि अगर कि उनकी अपनी ज़ात में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं हुआ, बाइक पे घूमते हैं, बच्चे केजीएस में नहीं पढ़ते, गाड़ी नहीं है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं है आपके, ठीक है? अगर आप उनको कंपेयर करें ईदी साहब, तो ईदी साहब के जो डोनर्स थे, वो हम उनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। अगर वो कहीं भी बैठ जाएँ, तो आप और मेरे जैसे जो लोग थे, उनको डोनेट करते थे। अगर आप बात करें स्पेसिफिकली जेडीसी की, ज़फ़र अब्बास की, तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेठ और कारोबारी तबका, इनके अलावा कोई बड़ा डोनर नज़र नहीं आता। वो हमेशा बातें करते हैं करोड़ों की, अरबों की, लाखों की, तो अब सोचने को फिर बहुत सी बातें सोच में आती हैं कि क्या कोई कारोबारी तबका एक बट एनजीओ मतलब के थ्रू मेरा फ़ायदा सवाल उठा रहा पूछने है। का मकसद ये था कि क्या उन्होंने अपनी जात पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो नजर आ रही हो कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया? नहीं, नज़र तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा क्योंकि सिलसिला नज़र अगर नहीं बंदा आता। कुछ कमाएगा तो पहले तो अपने जात पे ही खर्च करता है। नहीं, ऐसा नज़र तो कुछ नहीं आता, बट गैप का हाल तो अल्लाह जानता है, आप और मैं नहीं जानते। बिल्कुल। सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये खबर कैमल वाले वाक़ये पे जो अभी जितना एक्शन हो रहा है माशाल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ हुकूमत सिंध की तरफ से भी, और जैसा आपने उनका ज़िक्र किया तफ़सील से। लेकिन बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें दरपेश होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, और उस हलके के एमएनएज़, एमपीएस उस तरह की तवज्जो नहीं दे पा रहे थे जैसे शाज़िया मरी साहिबा इस वक़्त दे रही हैं। तो क्या बाकी एमपीओज़, एमएनएज़ को भी इतना ही फ़ाल होना चाहिए, उतना ही एक्टिव होना चाहिए, और किस तरीके से उनको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए अपने लोगों के लिए? मैं समझता हूँ कि सियासत यूसी की लेवल से स्टार्ट होती है, यूनियन काउंसिल से। अगर कोई यूनियन कमेटी जीता है, यूनियन काउंसिल का कोई काउंसिलर या चेयरमैन है, तो वो अगर अपने मोहल्ले में, अपनी गली में गटर बनवाने का ज़िम्मेदार है, या कहीं पे लाइट लगवाने का ज़िम्मेदार है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको बाकी
ملکی سیاست یا حلقے کی سیاست کو چھوڑ کے یونین پہ فوکس کرنا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے منتخب نمائندگان کی، تو ان کو سب سے پہلے بدقسمتی ہے چونکہ ہمارے ہاں وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ شعور اب تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. کچھ ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پیز ایسے ہیں جو اپنے اپنے حلقے کو ٹیک کیئر اس کی اچھے سے کر دیکھ بھال کر لیتے ہیں، لوگوں سے انٹیکٹ رہتے ہیں. جیسے اگر آپ شادی مدی کی بات کریں تو یہ پہلا کیس نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی کچھ گزشتہ دور میں سے کوئی واقعات بہت سارے ہوئے ہیں پچھلے دنوں. وہاں پہ مائنورٹیز کا جھگڑا بھی ہوا تھا، پھر وہاں پہ ایک ذاتی تصادم بھی تھا لوگوں کا. ہم نے بہت دیکھا اس حلقے کے. اچھا ایک چیز بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھوں گا، جب ان حلقے کی بات ہو رہی ہے تو متواتر شازیہ مری کے حلقے سے، لیکن اگر جتنا وہ اپنے حلقے کو چلا رہی ہیں، اگر کہ وہاں پہ اتنا کوئی پیسفل انوائرمنٹ ہوتا تو اس کا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ شاید وہ پھر اتنی انٹیکٹ نہ ہوتی. اگر کہ ان کے حلقے میں چیلنجز ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ایکٹیو بھی ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہیں تو پھر وہ اپنے حلقے کو مینیج بھی کریں. اگر وہ ایم این اے ایم پی اے جو بہت پیسفل اپنی سیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں اپنے حلقے کو بھول جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تھینک یو سر عادل. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی اور لوگوں کو. تھینک یو عادل. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے سنجیدہ موضوع پہ اتنی ڈیٹیل مدلل گفتگو کی، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، سچائی سے آگاہ کیا، جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کی نفی کی. ناظرین، جس طرح اس اونٹ کے آنسو اور ہم سب نے دیکھے، اور جس طرح اس کی ٹانگ کٹی تھی اور اس کے بعد ہم سب کا دل دہل گیا تھا، اپنے گرد و نواح پہ لوگوں پہ نظر دوڑائیں. ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو آنسو جن کے نہیں نکلتے لیکن ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں. ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی زندگیوں میں تسکین کا باعث بنیے. امید ہے کہ آپ سب لوگ دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی حد درجے کوشش کریں گے. بہت شکریہ. Thank you.